मैं गई वहाँ पे और वहाँ पे ऐसा हुआ कि जो ये स्टाफ थे वो लोग वॉशरूम साफ़ कर रहे थे और उन्होंने घुसने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि नहीं आप बाहर खड़े रहो। मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज में कि मैं कैसे बोलूँ। उन्होंने ऐसे लिटरली ऐसे बोला था। अच्छा, मैंने सुना है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। वैसे मैं कश्मीर कभी गई नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। पर आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि धरती पर अगर कहीं नर्क है तो वो दिल्ली के एक हॉस्पिटल में है और मैं वहाँ रहकर आई हूँ। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज भी कोई व्लॉग वीडियो नहीं है, सिटिंग वीडियो है, स्टोरी टाइम है। और आप लोगों को स्टोरी टाइम ज़्यादा पसंद आते हैं तो मुझे लगता है व्हाई नॉट, मुझे तो कम मेहनत करनी पड़ती है। कहानी स्टार्ट होती है 2011 से, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 2011 में मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इतनी ख़राब हो चुकी थी कि सबको लगता था कि 2 या 3 महीने और चलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं, और डॉक्टर ने भी यही बोल दिया था। तो क्या होता था, मुझे महीने 1.5 महीने तक हाई फीवर रहता था। मेरा जो ESR है वो बहुत ऊपर जा चुका था, बहुत बढ़ चुका था। एंड मेरा जो इम्यून सिस्टम था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। मुझे कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी बीमारी बहुत जल्दी से हो जाती थी। बहुत बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी, मेरी बॉडी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, ये समझ लो। और इसका जो रीज़न था वो सिर्फ एक रीज़न नहीं था, बहुत सारे रीज़न थे। एक तो जैसे कि मैंने एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ले रखा है और बहुत लंबे समय तक ले रखा है, क्योंकि जब मेरा एम्पुटेशन हुआ था तो उसके पहले से भी बहुत सारी सर्जरीज़ हुई हैं मेरी, 7 या 8 मेजर सर्जरीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से मैंने इतना एंटीबायोटिक्स ले लिया था कि इस तरह से मेरी बॉडी हो गई थी। तो बहुत सारे टेस्ट होते थे, मेडिसिन्स चलती थी, और बट एक जो होता ना एग्जैक्ट प्रॉब्लम, वो नहीं समझ में आती थी कि आखिर हुआ क्या है। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं निकलती थी कि प्रॉब्लम क्या है जिसको पकड़ के एक ट्रीटमेंट कर पाए। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, पर ये धीरे धीरे हो रहा था। जैसे कि पहले मुझे बहुत थकान सी होती थी, कभी फीवर आ जाता था, ठीक नहीं होता था। ये 2009 से आई थिंक चल रहा था, बट धीरे धीरे जाके 2010 और 11 तो ऐसा था कि ट्रीटमेंट मेरा चल ही रहा था, टेस्ट वगैरह हो ही रहे थे। बट 2011 में वो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मेरा बेड से उठना भी मुश्किल हो गया, और जो मेरा वेट है वो 35 केजी हो गया। ठीक है, 35 केजी, आप समझ सकते हो कि कितना कम हो गया था मेरा वेट। उसके बाद बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गए, बहुत सारे डॉक्टर्स ने देखे, बहुत सारे टेस्ट हुए, जो भी चीज़ें होती है मैं बता रही हूँ 1.5 या 2 साल से। और ऐसा भी नहीं है कि लोग बोलेंगे कि सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, एंड वहाँ पे जितने भी अच्छे हॉस्पिटल हैं मैं वहीं पे जाती थी, लेकिन मैं जाती थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैं कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाती थी। इवन आई थिंक 2015 तक मैंने कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्योंकि शुरू से ही मेरा जो इलाज है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही चला है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है ठीक है, एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, लोकनायक हो गया, आई थिंक दिल्ली के हर हॉस्पिटल में एक सर्जरी तो मेरी हुई ही होगी। ठीक है, बहुत हॉस्पिटल से मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ। तो जब बहुत सारी चीज़ें हुई और नहीं हुआ, तो मैंने मेरे क्या बोलते हैं, घर के पास ही एक हॉस्पिटल है, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, जो जानते होंगे, NHI। मैं वहाँ गई, प्राइवेट हॉस्पिटल है, और वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बताई और उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया। मैंने उनको बोला कि मतलब मेरा फाइनेंशियल कंडीशन इतना नहीं है कि मैं प्राइवेट ऐसे ट्रीटमेंट ले सकूं, तो उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया उस हॉस्पिटल में जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। उनको लगा कि मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है आपके अंदर, तो ये हॉस्पिटल आपके लिए ठीक रहेगा, आपको मैं वहाँ रेफ़र कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि अगर कोई चीज़ आती है मेरे ऊपर तो मेरे पास सारे ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, वो चीज़ मैं हैंडल कर लूँगी। बट यहाँ पे मैं इसलिए नहीं लूँगी कि कोई प्रॉब्लम होगी, मैं इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में चल रहा होगा, या बहुत सारे लोग होंगे जो उस हॉस्पिटल में जाएंगे। अगर ये वीडियो उन तक पहुँचती है तो मे बी वो उस हॉस्पिटल में जाए ही ना, या उनके दिमाग में इस तरह की चीज़ बैठ जाए। क्योंकि देखो, हमारी जो फिजिकल कंडीशन होती है, जो हमारी बीमारी होती है, वो यहाँ से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर यही सोच लिया कि इतना गंदा ये चीज़ है और वहाँ जाना ही नहीं है, और उस वजह से उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है वहाँ जाने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी और मेरी इस वीडियो की वजह से ना हो, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती। ठीक है, यही रीज़न है कि मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी। और उसके बाद मैं उस हॉस्पिटल में चली गई। ठीक है,
तो उस हॉस्पिटल में सारी चीज़ें देखी गई, मेरा टेस्ट वेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने बोला कि हम आपको करेंगे एडमिट, ठीक है। हम देखेंगे कुछ ड्रग वगैरह, मतलब कुछ मेडिसिन वगैरह हम आपको चलाएंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से रिएक्ट करती है, और उसके बाद हफ्ते 15 दिन तक देखेंगे। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे, आप घर चले जाना। तो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद जाके कुछ टेस्ट और थे जो उन्होंने बोला कि आप करवा के आना, कल आपको एडमिट होना है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी या कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद टेस्ट वेस्ट हुए और दूसरे दिन मैं और मेरी मम्मी वहाँ पे सामान वामान लेके, थोड़ा बहुत जो भी था, हम लोग एडमिट होने के लिए चले गए कि देखो अब लास्ट ऑप्शन है एडमिट होना, तो हम एडमिट हो जाते हैं। यार यहाँ पे ना मैं ये बालकनी खोल के बैठी हूँ तो बार बार मक्खी या मच्छर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं तो वो आ रहे हैं। तो उसके बाद जाके हम लोग वहाँ पे जाते हैं। मुझे नहीं पता होता है कि कहाँ पे मुझे एडमिट होना है, क्योंकि उसके पहले भी मैं बता रही हूँ ना कि दिल्ली का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होगा जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट या एक सर्जरी नहीं होगी। एम्स में मैं एडमिट हो चुकी हूँ, मैं सफदरजंग में एडमिट हो चुकी हूँ, मैं LNJP में मैं 2-2.5 महीने रही हूँ, जो जीबी पंथ है उसमें मैं रही हूँ, लेडी हार्डिंग है, और उसके साथ एक और है कलावती सरन करके एक हॉस्पिटल है। एंड जितने भी मैं बता रही हूँ दिल्ली के मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बहुत अवेयर थी, बहुत फेमिलियर थी। तो ऐसा नहीं था कि मेरी कोई हाई एक्सपेक्टेशन थी। वहाँ पे मैं गई तो मुझे लगा कि ऐसे ट्रीट मतलब मेरे साथ ऐसा ट्रीट होगा, मुझे पता था कैसा होता है। तो फिर उसके बाद हम लोग शाम को पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने बोला ठीक है, पेपर वेपर लिया और हमें एडमिट कर लिया गया, ठीक है। तो जहाँ पे एडमिट किया गया एक बहुत बड़ा सा हॉल था, वो जनरल वार्ड जिसको बोलते हैं वो था। वहाँ पे मुझे एडमिट कर लिया गया और पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है कि अभी के लिए ऐसा हो, फिर उसके बाद कोई डिजीज़ वगैरह जब भी होता है ना कि कुछ चीज़ें अगर समझ में आ जाती है तो उस हिसाब से उस डिपार्टमेंट में या उस वार्ड में मुझे वो क्या बोलते हैं शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अभी आज या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगा। और हम लोग बोले ठीक है। तो हमें एक बेड मिला और मम्मी के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए ही बेड मिलता है, जो आपके साथ है उसके लिए कुछ नहीं होता। वो चाहे नीचे बिछा के सोए या वो अपना कैसे भी करके वो एडजस्ट करे, ठीक है। तो हुआ और फिर उन्होंने मेडिसिन चढ़ानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। 35 kg की मैं थी और उन्होंने मेडिसिन चढ़ानी स्टार्ट कर दी। वो रात मेरी कैसी गुजरी है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसा ऐसा लग रहा था एक एक बूंद जो जा रही थी वो ऐसा लग रहा था बहुत बहुत पेन हो रहा है, मेरी नसें फट जाएंगी। और जो भी था मतलब किसी तरह से मैंने वो रात गुजारी है। और उस वार्ड के सामने ही पार्क था, मुझे पता है छोटी सी विंडो थी और विंडो से मैं उस पार्क में देखती थी। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहते थे, रात भर लाइट जलती रहती थी। पेशेंट के जो साथ आते थे वो बेचारे ऐसे ही बैठे रहते थे पार्क में। तो वो सारी चीज़ें देख के किसी तरह से मेरी रात गुजरी और दूसरे दिन उन्होंने बोला कि हम आपको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। तो मुझे लगा चलो अब एक अच्छे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, ये जनरल वार्ड है। तो वहाँ पे मैं नहीं वो थी। तो जब मैं दूसरे वार्ड में गई तो वो उससे भी डबल ऐसा बड़ा वाला हॉल था, बोल सकते हैं वो डबल जनरल वार्ड था, जिसमें लगभग 8 या 7 8-9 बेड इस साइड रहे होंगे, 8-9 बेड इस साइड रहे होंगे। मतलब मेरे सामने एक बेड रहता था, लंबा सा हॉल था, 2-2 करके 2-2 बेड और पूरा बहुत लंबा सा हॉल था। तो जिसमें समझ सकते हैं 18 या 20 बेड रहे होंगे, ठीक है। इतने सारे बेड, इतने सारे पेशेंट एक ही हॉल में, ठीक है। जनरल वार्ड वो भी था। उसके बाद जाके और मेरी मेंटल कंडीशन उस टाइम अच्छी नहीं थी मेरे को, क्योंकि डॉक्टर्स से जब मैंने ये चीज़ सुना कि अब मतलब इनका हेल्थ अच्छा नहीं है, ये नहीं रहेंगे, तो मेरे मन में बस ऐसे आता था कि अब मैं नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी, ठीक है, मैं मर जाऊँगी, अब मैं नहीं रहूँगी। एंड सुसाइडल थॉट भी आते थे कि इस तरह से इतना वो होके कैसे होना है। मतलब मेरी मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन मैं उस तरह से बोलती नहीं थी क्योंकि मेरे साथ मम्मी थी। और मम्मी के अंदर जब मैं देखती हूँ तो इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आती है यार, उनके अंदर कहाँ से आती है मुझे नहीं पता है। इतनी प्रॉब्लम उन्होंने अपनी लाइफ में सही है उनकी लाइफ में, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी, इस वजह से उन्होंने इतनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम सही है। मैं 3-3 महीने हॉस्पिटल में हूँ, इसलिए मम्मी भी 3-3 महीने हॉस्पिटल में है मेरे साथ। तो
उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, मैं अगर कुछ इसमें से कम नहीं कर सकती तो बढ़ाऊँ भी नहीं। तो बस मैं रोने लगती थी। मम्मी आती थी, पूछती थी कि क्यों रो रही हो? तो मैं बोलती थी मम्मी मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है, इतने सारे लोग इस तरह से यहाँ पे तड़प रहे, बिलख रहे हैं, किसी को सिलेंडर लगा हुआ है, किसी को मास्क लगा हुआ है, मेरे से नहीं देखा जा रहा है। तो मम्मी बोलती थी शुक्र करो कि मेरा जो बेड था वो एकदम किनारे था, दीवार के पास था। तो मम्मी बोलती थी तुम उधर मत देखो, तुम दीवार की तरफ देखो, ठीक है, तो उधर देखो ही मत, तुम उधर क्यों देख रही हो? तो मैं बोलती थी मम्मी मैं भी ऐसे ही, अब मैं भी मरने वाली हूँ। तो मम्मी मुझे बहुत समझाती थी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मेरे बेड के ऊपर जो फ़ैन था ना, उसकी आवाज़ ऐसी थी कि वो आवाज़ खट 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 ऐसे करके चलती थी। वो आवाज़ अगर अभी भी मैं सुनती हूँ तो मैं सहम के उठ जाती हूँ। वो आवाज़ मेरे दिमाग में इतना बड़ा घर कर चुकी है, क्योंकि वो फ़ैन ठीक नहीं था। एक बार ऐसे ही हुआ था, घर में मैं सोई हुई थी और मेरे फ़ैन में कुछ प्रॉब्लम थी और सेम वैसी 2-3 बार आवाज़ आई। मैं गहरी नींद में थी, मैं उठ गई, मुझे लगा मैं उसी हॉस्पिटल में हूँ। एक कंबल मिला होता है और एक बेड, और कुछ वो आती हैं सुबह सिस्टर, और सिस्टर वगैरह बड़ी दूर से बात करती है, बड़ी दूर से बात करती है, ऐसा लगता है कि बहुत हम मतलब बहुत गिरे हुए इंसान हैं, दूर से बात करती हैं और बहुत ही रूड लैंग्वेज में। वहाँ का जितना भी स्टाफ था बहुत रूड लैंग्वेज में, कि हाँ तुम वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? तो मैंने बोला मैं वेजिटेरियन हूँ। तो अच्छा तुमको ये चाहिए होगा, तुमको वो चाहिए होगा, ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या क्या लिख के वो फाइल में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद जाके वहाँ की जो स्टाफ जो ये झाड़ू पोछा करते हैं, स्टाफ जो होते हैं वो आते हैं, वो लोग ऐसे पेशेंट से बात कर, जितने भी पेशेंट का पास है ना, वो लोग तुम लोग पार्क में जाओ, इधर झाड़ू पोछा लगेगा, किसी किसी को आना नहीं है, हम बार बार झाड़ू पोछा नहीं लगाएगा दिन में। तो वो एक टॉर्चर की तरह होता था जिस तरह से वो लोग बात कर। जब आप बीमार होते हो, जब आप एक ऐसी कंडीशन में गुजर रहे होते हो, तो आपको चाहिए होता है कि कोई इंसान भले ही कुछ ना करे बट एटलीस्ट वो इस तरह से बात करे कि आपको अच्छा फील हो। बट वहाँ पे ऐसा नहीं था। उसके बाद जाके मम्मी मेरी ज़्यादातर पार्क में ही रहती थी और बोलती थी कि मैं पार्क में हूँ, उनके पास फ़ोन रहता था और तुम मुझे विंडो से देखना, जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तुम मुझे फ़ोन करना, क्योंकि वो लोग हमेशा भगाते रहते थे, जो भी पास में रहता था उनको भगाते रहते थे। और उस वार्ड में कम से कम 4 से 5 HIV पेशेंट थे, जो बिल्कुल ढांचा जिनका होता है, एकदम ढांचा जो आपने लैब में देखा होगा उस तरह के, बस स्किन चढ़ाई हुई थी, ऐसे लोग थे। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अजीब अजीब से पेशेंट थे। मैं अभी भी याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या बताऊँ मैं। जिस दिन मैं शिफ्ट हुई, मेरे बगल की बेड वाला की डेथ हो गई, उसको मेरे सामने ऐसे लेके जा रहे हैं। शाम को एक डेथ हो गई, फिर उसको लेके जा रहे हैं, मैं वहाँ पे हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं भी दिन गिन रही हूँ, ऐसे मुझे भी लेके जाएंगे। उसके बाद सिलसिला स्टार्ट होता है मेडिसिन का, कि मेरे ऊपर अब वो मेडिसिन खाएं, जो देखते कि मुझ पे वो कैसा वो करती है, रिएक्ट करती है। उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन, शाम से वो मेडिसिन दी। वो मेडिसिन खाने के आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि या तो मैं उंगली डाल के कुछ करके मैं उस मेडिसिन को निकाल दूं, या तो मैं कुछ भी करके मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं तो इतनी तकलीफ उस मेडिसिन से कि अगर कोई जरा सा बोल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि कान में बहुत तेज आवाज़ आ रही है, सीने पे बहुत भारी सा पत्थर रखा हुआ है और बॉडी ऐसे 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 काँप रही है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। बस यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत जैसे कोई, जैसे क्या बोलूँ मैं, इस तरह से हुआ। मैंने बोला मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो वो बोल के जाती है ऐसा ही होता है इस मेडिसिन में, ऐसा ही होता है। तुमने खाना नहीं खाया था क्या? तुमने डिनर अच्छे से नहीं किया था क्या? कल से डिनर करके ये दवा खाना, इसी वजह से हुआ है तुमको। मुझे लगा शायद स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स होंगी और मैं यहाँ पे नहीं खा पाई अच्छे से, इस वजह से हुआ होगा, चलो आज किसी तरह से कर लेते। मेरी लाइफ में मैंने बताया ऐसे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई हूँ और काफ़ी, तो वही चीज़ें, वो वीडियो लगाई मैंने गुरुजी की, मैंने कानों में लीड लगाई और जो हो रहा था मेरे साथ, जितनी तकलीफ हो रही थी सब बर्दाश्त कर रही थी। मैं सिर्फ वो चीज़ सुन रही थी, वो कीर्तन सुन रही थी हरिओम का। और मैं मम्मी को भी बोलती थी मम्मी वार्ड में मत आना। मैं सोचती थी मम्मी आएंगी तो मैं ज़्यादा नहीं रो पाऊंगी। मैं मम्मी को हमेशा बोलती तुम दूर रहो, तुम दूर रहो, यहाँ पे इतने सारे पेशेंट हैं, आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे, आप दूर रहो। डबल डबल ट्रिपल मेरे अंदर एक फोबिया हो गया था। मम्मी को बोलती थी और मास्क लगा लो, और एक मास्क लगा लो, तब मेरे पास आओ, इस तरह से। और फिर मेरी फैमिली में जितने भी लोग थे, कोई मिलने के लिए कोई भी बोलता था, मैं बोलती थी मम्मी से नहीं, कोई मिलने नहीं आएगा यहाँ पे, कोई मिलने नहीं, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी, मेंटल कंडीशन। एक तो मैं चाहती थी कि मुझे इस रूप में कोई देखे ना, दूसरा मैं चाहती थी कि किसी को और प्रॉब्लम ना हो। भाई बोला कि नहीं मम्मी मुझे आना है,
मैंने बोला नहीं, भाई को यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने देना है। तो वो कुछ लेके गया था, कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ लेके गया। तो मम्मी गेट पे गई और मम्मी को देखे, मैंने कहा मम्मी बिल्कुल मत आने देना उसको, उसको बोलो गेट से बाहर चला जाए। और मम्मी ने मना किया, वो भी चला गया। ठीक है, वो दिन भी किसी तरह से कट गया। तो थोड़ा बहुत जो था फ्रूट वगैरह, वो सुबह सुबह क्या होता है कि वो जो, जबकि मैंने लिस्ट में लिखवाया था कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, सुबह सुबह क्या होता है कि मेरे बेड पे ऐसे 2 अंडे मार के, ऐसे लगता है कि सिर पे मार के, मैं सोई हुई थी, वो जो आते खाना बांटने, वो ऐसे फेंक के 2 अंडे और क्या ब्रेड था, ऐसे फेंक के, लिटरली ऐसे फेंक के बेड पे गए हैं। मतलब बगल ऐसे ट्रॉली होती है, वहाँ पे रखा होता है चीज़ें, वहाँ पे नहीं रख के गए या मुझे बुलाया नहीं, उन्होंने बेड पे ही मेरे मुंह पे ऐसे 2 अंडे और ब्रेड ऐसे फेंक के वो चले गए। जब मैं उठती हूँ तो मैं सोचती हूँ मेरे बगल में अंडा क्यों है। तो मैं किसी तरह से बोलती हूँ, मेरे बगल वाली थी, वो सामने वाली, वो नॉन वेजिटेरियन थी, वो मैंने देखा था उसको एग वेग खाते हुए। मैंने कहा कि आप प्लीज़ इसको ले लीजिए, मैं इसको टच नहीं कर सकती। तो वो उठती है और आती है फिर मेरे से वो ब्रेड, और बोलती ब्रेड तो आप खा लेना। मैंने कहा मैं नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि वो इस तरह से इतना अनहाइजीनिक, बेड पे कोई फेंक के जा रहा है, पेशेंट की बेडशीट भी नहीं चेंज हो रही है, आप ले जाओ। तो वो बहुत ही, उसको भी देख के मुझे बहुत दया आती थी। उसकी बेटी जॉब करती थी, उसकी बेटी दिन भर जॉब करती थी, रात में आती थी और बोलती थी कि जॉब नहीं करूँगी तो मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूँगी मम्मी की ट्रीटमेंट के लिए। तो समझ लो उसकी उस मम्मी ऐसी पड़ी रहती थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप ले लो, आप जितना भी मुझे मिलता है यहाँ से, आप क्या बोलते हैं ये नॉनवेज वगैरह ये चीज़ें आप खाओ, आपके लिए ठीक है। तो वो ले लेती है। मेरे पास कुछ खाने को नहीं होता है, मैं मम्मी से बोलती हूँ मम्मी यहाँ पे बाहर स्टॉल वगैरह लगी है, तो आप चले जाओ बाहर से कुछ लेके आओ। तो मम्मी जाती है, शायद कुछ लेके आती हैं और हम खाते हैं। और मुझे ना इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा, और हाँ फिर उसके बाद एक डेथ और हो जाती है, जस्ट मेरे बगल एक डेथ और हो जाती है। उसको भी लेके जाते हैं, मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी, मैं और ज़्यादा बीमार होती जा रही हूँ। तो मम्मी ने डॉक्टर से बात की कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो कि थोड़ी देर, जब तक विजिट नहीं करते डॉक्टर, विजिट टाइम होता है, तब तक आप पार्क में, बाहर वाले पार्क में उसको लेके जाके बैठ सकते हो, जब विजिटिंग टाइम हो तो अंदर आ जाया करो अगर उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी मुझे ऐसे पकड़ के लेके जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। मैं पार्क में बैठी रहती थी, विजिटिंग टाइम होता था, डॉक्टर का भी क्या विजिटिंग टाइम, कुछ विजिटिंग टाइम नहीं होता था यार। वो दूर से ऐसे देख के पता नहीं आपस में ही कुछ बात करके चले जाते थे, कुछ भी नहीं, पेशेंट से कोई बात नहीं करते थे। नर्स आती थी, वो भी ऐसे ही बोल के चली जाती, जैसे गाली दे के चलेगी। दवाई मुँह पे फेंक के जाते थे, खाना मुँह पे फेंक के जाते थे, तो ऐसे करते थे। उसके बाद जब मुझे दूसरे दिन मैंने दवा ली, तो मुझसे फिर मैंने खा पी के ली थी, अच्छे से खाया था, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा था। मुझे बार बार वॉमिटिंग आ रही थी और बार बार वॉशरूम जाना होता था। अब मैं बताती हूँ, वॉशरूम मेरे वार्ड से 7 8 या 10 मिनट वॉक करके वॉशरूम आता था। मेरी चाल थोड़ी स्लो है, मान लो अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा 5 मिनट तो वॉक उसको करना ही पड़ेगा। इतना दूर, अगर कोई पेशेंट की ज़रा सी हिम्मत नहीं है, वो इतनी दूर कैसे जाएगा वॉशरूम करने। उसके बाद जाके मुझे बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना होता था, लूज मोशन होने लगी क्योंकि दवा बहुत ज़्यादा हार्ड थी। अब मैं भाग के उतनी दूर कैसे जाऊं। ऊपर से मैं गई वहाँ पे, और वहाँ पे ऐसा हुआ कि जो ये स्टाफ थे वो लोग वॉशरूम साफ़ कर रहे थे और उन्होंने घुसने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि नहीं आप बाहर खड़े रहो, मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज में कि मैं कैसे बोलूँ। उन्होंने ऐसे लिटरली ऐसे बोला था कि हम लोग साफ करते करते मर जा रहे हैं, लोग को पता नहीं कितना मूत आता है, ऐसे करके बोला। तो वो चीज़ भी मुझे मुझे इतना ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैंने कहा मम्मी मैं यहाँ नहीं रह सकती। मम्मी बोली देखो 2 दिन बीत गए हैं, मम्मी ऐसे बोलती 2 दिन बीत गए, 4 दिन की बात और है, इन्होंने बोला था 1 हफ्ते बाद हम डिस्चार्ज कर देंगे, हो सकता है तुम इस मेडिसिन से ठीक हो जाओ। तो मम्मी ऐसे मुझे समझाती थी। तो फिर मैं वहाँ से आ गई, ठीक है। उसके बाद जाके वॉशरूम के बाहर हमें खड़ा, मुझे चक्कर आ रहा था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, दीवार पकड़ के ऐसे करके मैं खड़ी हुई थी और मम्मी ने एक तरफ पकड़ा हुआ था। खड़े खड़े उसके बाद उनको 10 15 मिनट जो भी लगे साफ़ करने में, पोछा वोछा लगाने में, जब वो सूख गया तब हमें घुसने दिए। उसके बाद वहाँ से आई, फिर तीसरा दिन जो था फिर से मेडिसिन दी, फिर से वही हाल। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या बताऊँ, मतलब उस मेडिसिन को लेने के बाद ऐसा लगता था कि यार मर जाते अच्छा है। मतलब अ, उस तरह के थॉट आने लगे थे कि चलो ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि उससे इससे बेहतर है वो चीज़। ऐसा लगता था कि ये जो अभी टॉर्चर हो रहा है ना बॉडी के साथ, इससे बेहतर है। और
इतना ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। उसके बाद शाम को क्या होता है कि वो खाना देने वाली आती है और बोलती है खाना, वो लोग ऐसे अनाउंस करते हैं खाना ले लो खाना। तो वो जो मेरे सामने वाली होती है उसके साथ तो कोई होता नहीं है, और वो क्या करती है कुछ लेने लगती है, आई थिंक दाल थी कुछ था। तो उसका उसका हाथ बहुत वीक था और वो अपना कटोरा ऐसे लेके ऐसे दाल लेती है, मतलब ऐसे पकड़ती है, और वो जब वो दाल खूब ऊपर से डालते, एक तो वो लोग ऐसे छूते थे जैसे कि कोई मतलब पता नहीं छू लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे करके डाली और उसके हाथ से कटोरा गिर गया, उसके पास जो कटोरा था वो गिर गया हाथ से। और इतना बोली है उसको, वो स्टाफ ने इतना बोला है उसको कि तुम सारा गंदा कर दी, ये है वो है, तुम साफ करो तुम साफ करो। और उस पेशेंट ने, सच में उस पेशेंट ने, मतलब वो बेचारी चल भी नहीं सकती थी पर उससे पोछा लगवाया उन लोगों ने। मैं वो चीज़ देख के मेरे अंदर, मतलब मुझे ऐसा हो गया कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं रहना है। उसने पोछा लगाया वहाँ पे, उसकी डॉटर आई रात में, वो नहीं बता रही थी बट मेरे से नहीं रहा गया। मैंने उसकी डॉटर को बोला कि ऐसे ऐसे आपकी मदर के साथ हुआ है। उसने बोला कि कौन करवाया, आपको पता है, आप देख सकते हो। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, इसने करवाया। भाई क्या उसने डांट लगाई है, उसने बोला तुमको ना अभी मैं रिजाइन मतलब देना पड़ेगा, देख लेना तुमने ऐसे मेरे मदर के साथ किया क्यों। मतलब उसने बहुत हंगामा खड़ा किया था। तो ये चीज़ हुई, ये इंसिडेंट भी फिर मेरे अंदर। फिर उसके बाद जाके मेरे 2 बेड बाद एक लेडी थी जिसको सिलेंडर मास्क, ये ऑक्सीजन लगा हुआ था, उसका सिलेंडर फट गया। अब ये भी उनकी लापरवाही थी स्टाफ की कि सिलेंडर फट गया। उसके बाद वो चीज़ भी बहुत भयंकर थी, किस तरह से चौथा दिन मेरा ऐसे गया। मेडिसिन लेती थी बट ये होता था कि मन करता था वोमिटिंग कर दूं, पर मैं सोचती थी मेरे ही भले के लिए मेडिसिन है, वोमिटिंग कर दूंगी तो मेडिसिन निकल जाएगी। मे बी उन्होंने बोला था बिल्कुल भी गैप नहीं करना है, इस तरह से खाना है। मैं बिल्कुल हार चुकी थी, मुझे लगा कि अब मैं नहीं रह सकती, मैं यहाँ पे नहीं जी पाऊंगी। ठीक है, डेली 2 लाशें वहां से निकलती थी, 2 डेड बॉडीज, 3 डेड बॉडीज, क्योंकि इतना बड़ा हॉल था तो उसमें कोई ना कोई जाता ही था। इंसिडेंट ऐसे होते थे। वहाँ का स्टाफ ऐसा था, जो लोअर स्टाफ, जो झाड़ू पोछा और ये जो क्या बोलते हैं, जो खाना देने वाले होते थे, वो इस तरह से बिहेव करते थे जैसे कि वही वहाँ के डॉक्टर है। डॉक्टर आपको कभी पूछने नहीं आता था। एक इमरजेंसी के लिए रूम बनाया था कि अगर किसी पेशेंट को कोई दिक्कत होती है तो उसके साथ जो है वो वहाँ जाके किसी डॉक्टर को लेके आए, अगर कुछ प्रॉब्लम होती थी। नीचे आई थिंक 2nd फ्लोर पे था, हम लोग 3rd फ्लोर पे थे, वहाँ जाके लेके आए। मतलब जैसे कि होता ना कि अछूत की बीमारी हो, इस तरह से ट्रीट किया जाता था। अगर कुछ टेस्ट करने हैं, कुछ चीज़ें करनी है, मुझे याद है मेरा कोई टेस्ट था, ब्लड टेस्ट था कि क्या था, उसके लिए हमें एक उसी हॉस्पिटल में ऐसे बड़ी बड़ी, मतलब दूर दूर बिल्डिंग्स हैं, तो इतनी दूर चल के जाना पड़ा वहाँ पे, चलो चलो ऐसे करके। मतलब उसके बाद 4 दिन हुए, 4 दिन तक मैंने किसी तरह से वो चीज़ झेली। रात को मम्मी पार्क में बैठी रहती थी, मैं बेड पे बैठी रहती थी, सुबह उठती थी तो मैं बस रोते हुए, सोती थी तो मैं रोते हुए। मुझसे लगता था कि अब मैं नहीं रहूँगी। मम्मी मेरी उस सिचुएशन में भी हंसाने की कोशिश करती थी। मतलब क्या बताऊँ, मैं उनके बारे में जितना भी बताऊँ ना कम है। उसमें भी बोलती थी उधर देखो उनको, उधर देखो उनको। तो ऐसे करके एक एक चीज़ उसमें कुछ ह्यूमर ढूंढ लेती थी, जैसे कोई पेशेंट है कुछ कर रहा है तो इस तरह की चीज़ें कि मुझे भूल जाए। पर मैं मम्मी को सोचती थी कि मम्मी मेरे से दूर रहे, इस वार्ड में ना आए, वो पार्क में रहे, मैं अकेले रह लूँ, मैं चीज़ें देख लूँ। और ऐसा होते होते 3 दिन 4 दिन तक तो मेरी बॉडी मेडिसिन को टॉलरेट कर पाई, लेकिन उसके बाद शायद मेरी बॉडी में वो कैपेबिलिटी रही ही नहीं। मेरी बॉडी इतनी वीक हो गई कि मेडिसिन जब मैंने खाई तो मैं ऐसे जैसे जैसे एक तड़पता नहीं है इंसान, मैं बेड पे ऐसे हाथ पैर पटकने लगी। मैंने कहा कि मैं अब नहीं इसको कर पाऊंगी, मैं गला वो करने लगी। और मुझे लगा कि बस यार अब अपने आप को यहीं पे एंड कर लेते हैं, और अब मेरे से ये चीज़ नहीं होगी। उसके बाद वहाँ से मैंने मम्मी से कहा कि आप बात करो डिस्चार्ज के लिए, चाहे जैसे यहाँ से मुझे निकलना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो मम्मी मेरी बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, तो मम्मी ने बात की तो उन लोगों ने बोला नहीं, हम आपकी बेटी का ही भला चाहते हैं, आप कैसी मदर हो, ये है वो है। फिर मेरे से बात हुई, मैंने बात की। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं ट्रीटमेंट करवाओगे तो आप मर जाओगे, ऐसे करके बोला कि आप ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो मर जाओगे। तो मैंने कहा कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं इतना तड़प के क्यों मरूँ, आसानी से क्यों ना मरूँ ना, तो मुझे डिस्चार्ज चाहिए, मुझे यहाँ से जाना है। तो उन्होंने बोला फाइनल डिसीजन है आपका? मैंने कहा हाँ मेरा फाइनल डिसीजन है। तो उन्होंने बोला ठीक है,
आपके फादर से मुझे एक बार बात करनी पड़ेगी, आप अपने फादर को बुलाइए। तो फिर डैडी के पास कॉल किया, मैंने कहा कि डैडी ऐसी ऐसी बात है, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। तो दूसरे दिन मेरे डैडी गए, तो एक दिन मुझे और रुकना पड़ गया, मतलब कि 5 दिन हो गए। फिर डैडी दूसरे दिन गए, दूसरे दिन वहाँ पे गए तो फिर डैडी को बोलने लगे, डैडी मुझसे पूछे कि तुमको क्या करना है। तो मैंने यही बोला कि डैडी मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे रहना अगर मुझे लगा कि सच में अगर कुछ नर्क टाइप का होता होगा ना, अगर ये बात सच होती होगी तो इससे बदतर तो नहीं होता होगा। इस तरह से बोलना, इस तरह से बाथरूम तक हम लोग को रोक के रखना, नहाने का कोई 5 दिन से मैं नहाई नहीं थी, नहाने का कोई भी कुछ भी नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, बाहर से कोई स्टॉल नहीं था, लाना होता था अगर कुछ तो वो फ्राइड चीज़ें जो बाहर छोटे छोटे स्टॉल होते हैं, कचौरी, ये छोले कुलचे, इस टाइप की, कोई पेशेंट इस तरह की चीज़ें तो खा नहीं सकता। अंदर से नॉन वेज वेज सब कुछ मिक्स है, मुंह पे फेंक के जा रहा है, बेडशीट कोई चेंज करने वाला नहीं है, ब्लैंकेट एक मिला है, मुझे तो ऐसा लगता था कि कोई पेशेंट की डेथ हो जाती थी तो उसका ब्लैंकेट उधर रख देते थे। तो इस तरह की चीज़ें थी, ना कोई उतना ज़्यादा सफाई थी, ना हाइजीन का था। और मैं देखती थी स्टाफ लोगों को मैं देखती थी दूध के पैकेट ले जाते हुए घर। मुझे नहीं समझ में आता, बोलते हैं लोग कि कर्म अपने होते हैं यार। अगर अगर तुम पेशेंट की, बोलते हैं ना, मरीज की चीज़ें अगर तुम खा के अपने घर का गुजारा कर रहे हो तो तुम कितना हेल्दी रहोगे, तुम कितनी तरक्की कर लोगे। इससे बड़ा तो पाप कुछ हो ही नहीं सकता। मान लो मैं मैनेज कर सकती थी, क्या बोलते हैं, बट ऐसी ऐसी बहुत सारे पेशेंट थे जो मैनेज नहीं कर सकते थे, जिनके पास फाइनेंशियल उतना सपोर्ट नहीं था। मैंने एक अम्मा को देखा, अम्मा ठीक हो चुकी थी, 80% ठीक हो चुकी थी। जब डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज करने के लिए बोला, वो हाथ जोड़ के बोलने लगी कि अभी 2 दिन 3 दिन और मत डिस्चार्ज करो, क्योंकि मेरा बेटा जो है पता नहीं कहाँ से आई थी, आई थिंक रांची वाची कहाँ से आई थी, कि छोड़ के चला गया, मैं यहाँ कहाँ जाऊँगी, और एटलीस्ट मुझे यहाँ खाने को तो मिल रहा है। मुझे वो चीज़ देखी, मुझे ऐसा लगा सच में अगर अगर कुछ नरक जैसा होता होगा तो ऐसा ही होता होगा कि हाथ जोड़ के और उसको डिस्चार्ज करने के लिए बोल रहे हैं। मैं डिस्चार्ज मांग रही हूँ, मुझे दे ही नहीं रहे उसको डिस्चार्ज करने के लिए, नहीं नहीं तुम ठीक हो चुकी हो अम्मा। इस तरह से हुआ। फिर उन्होंने मेरे फादर को बोला कि, तो डैडी से मैंने बोला डैडी मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, अब जो होगा देख लेंगे। अगर अगर मतलब एंड टाइम आ ही चुका है मेरा, तो फिर इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम चाहे हॉस्पिटल में, घर पे जो होगा सो होगा, चलो यहाँ से। फिर डैडी बोले कि नहीं, वो मेडिसिन खाने को राजी नहीं है। तो बोले कि आप कैसे फादर हो, आप अपनी बेटी को इनकरेज नहीं कर रहे हो, आप, वो सिर्फ डर चुकी है इस वजह से मेडिसिन नहीं खा रही है, ये वो। तो फिर ये बात जब मैंने सुनी तो मैंने उनको बोला, मैंने अपना पैर दिखाया, मैंने कहा कि ये मेरा जो आर्टिफिशियल लेग है, मेरा एम्पुटेशन हो चुका है। मैं उस टाइम भी नहीं डरी थी जब मुझे बोला गया कि अब मतलब ये एम्पुटेशन होगा, मैं उस टाइम भी नहीं डरी थी। मैं आज सिर्फ मेडिसिन खाने से डर जाऊंगी, इसका मतलब है कि कुछ उससे भी भयंकर है। तो बोले तुम मर जाओगी। मैंने कहा अगर मैं मर जाऊंगी तो फिर मैं आसानी से मरना चाहती हूँ, मैं इस तरह से टॉर्चर होकर नहीं मरना चाहती। और उसके बाद जाके मैं वहाँ से डिस्चार्ज लेकर चली आई। लेकर चली आई। फिर मैं गई नेशनल हार्ट में, और मैंने डॉक्टर को सारी चीज़ें बताई। सारी चीज़ें क्या बताई, मैंने मोटा मोटा बताया कि मैं वहाँ पे नहीं वो कर सकते, अब मुझे बताओ क्या करना है। उसके बाद जाके वहाँ पे जब मैं निकल ही रही थी तो मुझे 2 लोग मिले, और क्योंकि डैडी ने इधर से पकड़ा था, मम्मी ने इधर से पकड़ा था, और मेरा वेट 35 से 32 पे आ चुका था क्योंकि वहाँ पे वो 5 दिन में जो टॉर्चर हुआ 32 या 33 पे आ चुका था, तो मेरी चलने की भी शक्ति ख़त्म हो चुकी थी। तो हम लोग बैठे थे ऐसे वेटिंग रूम में नेशनल हार्ट में, तो एक थे, उन्होंने पूछा कि क्या क्या हुआ है, ऐसे होता नहीं, पेरेंट्स लोग बात करने लगते, उन्होंने बताया। तो उन्होंने बोला कि एक डॉक्टर है, मैं रेकमेंड करता हूँ, एक बार जब आप इतना कर ही रहे हो तो आप एक बार वहाँ जाके दिखा लो। तो डैडी ने बोला कि मुझे उनका एड्रेस दे दो। सॉरी, क्योंकि मुझे अभी गले में प्रॉब्लम है। एड्रेस लिया तो बोले कब तक बैठते हैं, बोले 8:30 तक बैठते हैं। तो उस टाइम 8 बज रहे थे। डैडी ने बोला कि मैं एक दिन भी लेट नहीं करूँगा, और मैं डायरेक्ट, हम लोग भाग के गए वहाँ और डॉक्टर को दिखाया। और डॉक्टर को जब मेडिसिन डॉक्टर ने देखी, उन्होंने बोला कि इतनी बेवकूफ़ी है कि 33 किलो की बॉडी पे अगर 1500 mg की, 2000 mg की ये मेडिसिन चलाएंगे तो पेशेंट कैसे जिएगा। और उनसे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, और 1.5-2 सालों में धीरे धीरे मैं नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ने लगी। पूरी तरह से नॉर्मल होने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया, 1.5-2 साल बॉडी को पूरी तरह से हील किया, और भी सारी चीज़ें की। तो बस यही आप लोगों से शेयर करना था मुझे कि ऐसा भी होता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने देखी है अपनी लाइफ में। बट हाँ, एक चीज़ मैंने फील की है कि आपका जो सबसे लोवेस्ट, सबसे नीचे वाला टाइम होता है ना, वो आपके लिए सबसे, समझ लो,
आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वही चीज़ करती है। और उस टाइम भी अगर मैंने कुछ फ़ील किया तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, भगवान मेरे साथ थे और मेरे गुरुजी तो मेरे साथ हमेशा रहते ही हैं। बस यही शेयर करना था आप लोगों से। और अगर आप लोग को और भी चीज़ें जाननी है तो कमेंट करना, तो मैं और भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।